सबसे पहले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कमलेश दीदी जी को प्रणाम। और देश विदेश से आए जितने भी हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु हैं उनको भी प्रणाम, नमस्कार। आज जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, सीपी बाय सीपी, सेरेब्रल पैल्सी का केस है और साथ में डिलेड माइलस्टोन और सीजर डिसऑर्डर। तो ये जो बच्चा है, ये 7 साल का बच्चा हमारे पास आया था। तो इसकी जो हिस्ट्री है, ये 8 मंथ में इसकी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी होने का कारण यानी कि सीजर डिलीवरी हुआ था। और कारण ये था कि इसके मदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो गया था। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इनका सीजर डिलीवरी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी इनके 2 अबॉर्शन या मिसकैरेज हो चुके थे। तो इसमें 8 मंथ में इनकी डिलीवरी की। जब डिलीवरी की थी तब बच्चे का वजन 1.5 kg था और बच्चा रोया नहीं था। यानी कि देखा जाए तो इसको हाइपोक्सिक कंडीशन हुई थी, क्योंकि बच्चा जब रोता है तभी वो सांस लेता है और ऑक्सीजन ब्रेन को मिलती है। तो बच्चा रोया भी नहीं था और इसको 10 दिन इंक्यूबेटर में रखा हुआ था, यानी कांच की पेटी में रखा हुआ था। तो उसके बाद जब ये 6 महीने का हुआ तो इसके अंदर छोटे छोटे सिम्टम्स इनके पेरेंट्स ने देखना शुरू किया कि डिलेड माइलस्टोन है, बैठ नहीं रहा है, हाथ और पैर वगैरह में स्टिफनेस वगैरह है। तो इन्होंने डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने इनको सेरेब्रल पैल्सी डायग्नोस किया। तो इन्होंने ट्रीटमेंट्स वगैरह काफ़ी कुछ करवाए। और जब ये हमारे पास आया तब इसकी एज थी 7 ईयर्स ओल्ड था। तो उस टाइम पे जो इसकी कंडीशन थी, ना तो ये खड़ा हो सकता था किसी सपोर्ट के साथ में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेवल इसका बहुत पुअर था, पैरों और हाथ में बहुत स्टिफनेस थी, और दौड़ भी नहीं सकता था, यानी पकड़ के भी दौड़ा देते तो इसके क्रॉस लेग यानी जिसको अटेक्सिक गेट बोलते हैं, वो थोड़ी कंडीशन थी। और चलता था तो पैरों को क्रॉस करके चलता था। और साथ में इसको जब ये 2 साल का था तब इसको सीजर्स स्टार्ट हुए। तो सीजन्स स्टार्ट हुए तो डॉक्टर ने इसको वेलफरिन वगैरह की मेडिसिन दी, जो कि कंटिन्यू 7 साल जब तक हमारे पास आया था तब तक इसकी मेडिसिन चालू थी। और कंडीशन ऐसी थी कि इसको यदि कोई टच भी कर देता तो इसको झटके आ जाते थे, ये गिर जाता था, ऐसे सीजर्स इसको आते थे। तो जब ये हमारे पास आया तो उस टाइम पे जब इसके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो विद इन 7 डेज, यानी कि 2 साल से लेकर 7 साल तक इसको कंटिन्यू फिट्स आते थे, वो भी मेडिसिन के साथ में, वेलफरिन मेडिसिन इसको दी जाती थी। 7 दिन के ट्रीटमेंट में इसके फिट्स टोटली बंद हो गए। तो इसकी मदर ने पूछा कि क्या आप मेडिसिन बंद कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर भी इन्होंने खुद से डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मेडिसिन बंद करना है, मैं देखती हूँ। ये मुझे कब बताया? जब 15 से 20 दिन ट्रीटमेंट हो गया तब बताया इन्होंने कि मेरी मेडिसिन मैंने बंद करके देखा है। तो 7 दिन के बाद इसको एक भी फिट्स नहीं आया। जब ये हमारे पास आया था तो इस तो इस तो 7 दिन के बाद इसको एक भी फिट्स नहीं आए। और ये हमारे पास जून में आया था, 8 जून को ये हमारे पास आया था। उससे लेके अक्टूबर तक इसके ट्रीटमेंट्स हुए, तब तक इसको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो सेरेब्रल पैल्सी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सेरेब्रल यानी कि आपका ब्रेन, और पैल्सी मतलब पैरालिसिस या वीकनेस। ब्रेन में आई तकलीफ की वजह से आपके बॉडी में वीकनेस आ सकती है, या उसका जो कंट्रोल है वो खो देता है बच्चा। अब इसके आने के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिलीवरी के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, आफ्टर डिलीवरी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आ सकती है कि मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उसको कन्वर्जन्स आ सकते हैं। बच्चे का वेट यानी कि जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। किसी को मल्टीपल गेस्टेशंस की यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उसमें भी बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती है और प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इसके साथ साथ बर्थ के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे मैंने बताया बच्चा रोया नहीं था, तो इसकी वजह से उसको हाइपोक्सिक कंडीशन हो सकती है। और लिक्विड जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो डिस्चार्ज होने की वजह से भी प्रॉब्लम, यानी बच्चा ड्राई हो सकता है, तो उसके मूवमेंट्स यानी ब्रेन में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। पोस्ट नेटल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बच्चे को जॉइंटिस हो सकता है, बच्चे को कोई मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। हेड इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है ना। और साथ में कार्डियो अरेस्ट के कारण भी, यानी कि जब हार्ट रहता है वो थोड़ा सा कम पंप करता है, तो उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ केयर वगैरह ले सकते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहा तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसकी मदर को भी ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, है ना। इसमें सिम्टम्स की बात करें हम, तो इसमें 4 तरह के सेरेब्रल पैल्सी पाए जाते हैं: स्पास्टिक,
डिसकाइनेटिक, अटेक्सिक और मिक्स्ड। स्पष्ट की बात करें तो इसमें वर्ड से हमें पता चल रहा है स्पष्ट यानी कि स्पाज्म, टाइटनेस मसल्स में। डिसकाइनेटिक की बात करें तो कंट्रोल नहीं रहता है, बच्चा हाथ इधर लेके जाएगा लेकिन उसका हाथ इधर जाएगा, पैर उधर लेके जाएगा लेकिन उसके पैर इधर जाएगा, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों सिम्टम्स होते हैं, स्टिफनेस भी होती है और कंट्रोल भी कम होता है। तो ये जो बच्चा था हमारे पास जो स्पास्टिक ज़्यादा था और इसका जो डिसकाइनेटिक में बहुत कम प्रॉब्लम, यानी कि सिर्फ लोअर लिम्ब में ही प्रॉब्लम थी। इसके साथ इसको अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया, जैसे डायप्लेजिक, जिसमें क्या होता है एक से ज़्यादा लिम्ब इसमें इफेक्ट होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिक में चारों लिम्ब इसमें इफेक्टेड होते हैं, यानी हाथ पैर वगैरह सारे इन्वॉल्व होते हैं। हेमीप्लेजिक में बात करें तो इसमें वन साइड में वीकनेस आती है, जैसे कि पैरालिसिस में आपने देखा होगा कि एक साइड का ब्रेन यदि इफेक्ट हुआ है तो उसके अदर साइड में प्रॉब्लम आती है। तो वैसे ही ऐसे बच्चों में भी यदि एक भाग में ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो कम गया है तो उसकी वजह से भी एक साइड का भाग पैरालाइज हो सकता है, प्लेजिक हो सकता है। मोनोप्लेजिक में सिर्फ एक ही लिम्ब इफेक्ट होता है और पैराप्लेजिक में आपके लेग्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि सिर्फ लोअर लिम्ब ही इफेक्ट होता है। तो ये जो बच्चा था क्वाड्रिप्लेजिक के अंतर की जा रहे, लेकिन इसके लोअर लिम्ब में ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इसके साथ साथ कुछ सिम्टम्स इसमें देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर मैक्रोसेफालिस और माइक्रोसेफाली, यानी कि माइक्रोहेड और मैक्रोहेड हम बोलते हैं कि किसी किसी बच्चे का आपने देखा होगा कि बॉडी से ज़्यादा उसके सिर का वजन ज़्यादा रहता है, या फिर सिर की साइज़ थोड़ी सी जो हेड की साइज़ होती है वो कम होती है। इरिटेबिलिटी होती है, यानी बच्चा बहुत इरिटेट होता है। इंटरेक्शन नहीं कर सकता बच्चा, आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं बोल रहे हैं उसको रिस्पॉन्स वो नहीं दे सकता। हाइपोटोनिया होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन वगैरह मसल्स की टोन वगैरह डिस्टर्ब होती रहती है। डिलेड डेवलपमेंटल होता है, इस बच्चे को वही था, या ना तो इसकी स्पेस प्रॉपर थी और समय से पहले ना तो चल सकता था ना बैठ सकता था। इसके बाद और कुछ इसके सिम्टम्स थे, जैसे कि बच्चों में आप देख सकते हैं सेरेब्रल पैल्सी में कि ये बच्चों को फिट्स आते हैं, झटके आते हैं। इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है कि बच्चा कॉन्टेक्ट नहीं या कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, सोशल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, सोशल नहीं हो पाता है। विजन्स और हियरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे बच्चों को। बोन और मसल्स की ग्रोथ में भी इफेक्ट होता है। ये बच्चे ज़्यादातर तो थी नहीं होते, यानी कि आप देखेंगे इनके मसल्स में ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि इनके बच्चों में कंटिन्यू एक्टिविटी चलती होती है, यानी कि ये बच्चे ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कम होता है, जिससे कंटिन्यू इनकी एनर्जी क्या होती है, यूज़ होती रहती है। तो इसलिए इनकी मसल्स की ग्रोथ भी कम होती है। फीडिंग इश्यू रहता है, कुछ कुछ बच्चों के क्या होता है, स्वेलिंग में प्रॉब्लम होती है या दांतों में चबाने में प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं वो सक नहीं कर पाते हैं, और बड़े बच्चों को कभी कभी लिक्विड डाइट देनी पड़ती है ना, सॉलिड वो खा नहीं सकते हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर रहता है, बिहेवियर इनका बाकी बच्चों से डिफेक्ट होता है। तो इस बच्चे की जब एमआरआई वगैरह करवाई थी तो इसमें जो मेन निकल गया है कि ओल्ड हाइपोक्सिक इस्केमिक और हाइपोग्लाइसेमिक इंसल्ट, यानी कि इस बच्चे को ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी थी और ग्लूकोज की डेफिशिएंसी थी, यानी कि जो ब्लड का फ्लो उसके ब्रेन में जाना चाहिए था वो गया नहीं, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं गया और शुगर लेवल यानी कि जो ग्लूकोज था वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं गया। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था जिसको इसको वेलपरिन वगैरह आदि टेबलेट्स चालू थी, है ना। तो इस बच्चे का आप देखेंगे बिफोर वीडियो, कुछ कुछ वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हुए थे। ये गिर जाता था, यानी कि एक 2-4 कदम चलता था और गिर जाता था। ये विदाउट सपोर्ट खड़ा भी नहीं हो पाता था। देखिए ना, ये चलता था तो ऐसे चलता था, पूरा फ्लोर पे घिस के चलता था ये। अब आपने ट्रीटमेंट देखेंगे, ये मैंने 1 महीने के बाद इसका वीडियो निकाला था। इसको रोट एक मिनट, इसको रोटेट कर सकते हैं क्या? इसको रोटेट करना है वीडियो, शायद पता नहीं। वेरी गुड। हाँ, तो इसको चेक नहीं करता क्या? हाँ, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। तो कौन से भी जाएगा मम्मा परफेक्ट, ये बना अरे क्या बात है, चलो दौड़ के जाओ। उसके चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के बताओ। ये मैंने 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद इसका वीडियो निकाला था।
कर सेंटर इधर हो ये बच्चे बच्चे सब तोड़ के रखते बराबर चल इसके बाद ये उसको अपना खुद निकाला था। बात भी करेंगे चिल्ला मत पलट कर इधर 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 पलट हाँ आजा इधर आजा मेरे तरफ आ चिल्ला मत राइट बच्चा अभी चलता है, दौड़ता है, कोई तकलीफ नहीं है। आ इधर जो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता था वो सिर्फ 1 से 1.5 महीने के ट्रीटमेंट के अंदर दौड़ने लगा। अभी ये बच्चा उसकी मम्मा की हेल्प भी करता है, यानी मदर की हेल्प भी करता है, उससे एक्टिविटी करवाती है। आप देखिए कम से कम इस बॉक्स का वजन 3 से 4 किलो था। जो खुद का वजन नहीं ले पाता था, देखिए अभी ये वजन भी उठा रहा है और काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे के जो फिट्स 7 दिन में, यानी कि 8 जून के पास हमारे पास आया था, और लगभग 15 जून में, यानी 7 दिन के अंदर अंदर इसके फिट्स बंद हो गए। इसकी मदर ने मेडिसिन बंद कर दी, वेलपरिन दवाई जो देते थे, जिसको दिन में 2 बार फिट्स आते थे दवाई के साथ में। 15 दिन तक इसको कोई फिट्स नहीं आया, और इसकी मदर ने बताया कि इसको दवाई भी मैंने बंद कर दी थी। अब दवाई बंद की, अब ठीक है आपने बंद कर दी, तो अभी देखते। तो जून से लेके अक्टूबर तक, यानी 24 अक्टूबर तक इसका ट्रीटमेंट चला, तब तक कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अभी 1 हफ्ते पहले इसका वीडियो भेजा था मेरे पास, व्हाट्सएप में है। अभी तो ऐसे बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन फिट्स इसको अभी तक नहीं आई है, और दवाई इसको बंद किए हुए, यानी कि 6 महीने हो गए। 6 महीने से इसको एक भी फिट्स नहीं आया। ये बच्चे को हाथ लगाने से बच्चा गिर जाता था, इतने खतरनाक इसको फिट्स आते थे। लेकिन अभी इसको कोई भी फिट्स वगैरह की तकलीफ नहीं है। बच्चे की स्पीच वगैरह देखेंगे, वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, लेकिन फिजिकल कंडीशन इसकी बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड है। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो बेसिक इसको ट्रीटमेंट दिए हुए थे, है ना, जैसे कि मेडुला वगैरह दिया था, एडीआर वगैरह, इसमें 2 एडीआर दिए थे। टो फिंगर माइल्ड इंजरी से हमने स्टार्ट किया था इसको। 10 पेन 6 गेसाई 4 थायराइड है, 3 लीवर 0 म्यूकस 0 के साथ जेप्रिन दिया था। हाँ, इसको एक प्रॉब्लम ये थी, बच्चा सोता ही नहीं था, रात रात भर सोता नहीं था। सुबह सुबह 3-4 बजे के बाद सोता था, जो कि 8 बजे तक वापस से उठ जाता था। नींद की बहुत प्रॉब्लम थी, रात रात भर ये परेशान करता था, चिल्लाता था। लेकिन विद इन 3 से 4 डेज के अंदर इसकी बच्चे की नींद ऐसी सुधरी कि अभी तक वो रात भर अच्छे से सोता है। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट मैंने दिया था, आप इसमें देख सकते हैं, 15 मेडुला इंटू 2, 8 मेडुला इंटू 2, 6 मेडुला इंटू टी। ये ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट के बाद यदि आप ऐड करेंगे ना, तो उसकी स्लीप बहुत अच्छी सुधर जाएगी। किसी भी पेशेंट को आप ऐड करिए, उसकी स्लीप बहुत अच्छी सुधर जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे 125 DCC, B12 वगैरह, ओल्ड UDF, लार्ज फोलिक ब्लैक, ऑक्सीजन, इंजूरी। ठीक है, अब लॉजिक की बात करें हम ट्रीटमेंट्स की, तो आपको बताया 30 मेडोला 6 इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दिया था हमने, कि ये ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लामेशन आ जाता है कभी कभी फीवर वगैरह के बाद, ये इन्फ्लाइटिस वगैरह है, मेनिंजाइटिस होता है, तो उसके लिए हमने दिया था इंजरी ट्रीटमेंट। एक हाइपोक्सिक इंजरी इसको हुई थी, एक तरह से वो भी इंजरी है, तो उसके लिए हमने दिया था 1 गॉल 2 लीवर 4 थाइमचेस 4 थायराइड। ये माइल्ड इंजरी का एक फॉर्म है। 10 मेडोला 15 मेडोला 2 ADR इंटू 2, ये हमने रिसेप्टर्स के लिए दिया था। इसका जिक्र या गुरुजी भी बहुत यूज़ करते थे रिसेप्टर, जैसे कल भी बात हुई थी, किसी भी सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, तभी वो सेल्स के अंदर कोई मिनरल्स वगैरह जा सकता है या कुछ है। तो उस रिसेप्टर्स को ओपन करने के लिए, रिसेप्टर्स के ऊपर काम करने के लिए गुरुजी ने एक ट्रीटमेंट फार्मूला बनाया था, 10 मेडुला 15 मेडुला और साथ में 2 ADR के 2 ट्रीटमेंट। तो ये भी मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। लीवर 0 म्यूकस 0 का यूज़ मैंने यहाँ पर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ किया है, 125 DCC। अब एक जिसमें ट्रीटमेंट्स है 10 पेन 6 गेसाई 4 थायराइड, ये ट्रीटमेंट मैंने एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए दिया था, क्योंकि इसमें मैंने इंसुलिन का यूज़ किया। इंसुलिन का फंक्शन आपको पता है क्या क्या करता है, वो सिर्फ वो ग्लूकोज का ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, प्रोटीन फैट्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट करता है और सेल्स तक ले जाने का काम करता है। साथ ही इसमें गैस आई, इंटेस्टाइन के बारे में बहुत कुछ, यानी इंटेस्टाइन के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। समय रहा तो मैं डिस्कस करता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट PPT पे इसके बारे में मैं बताऊँगा।
ओल्ड यूडीएफ, लार्ज होली ब्लैक, वेटर प्लस न्यूगोल, ये सब डाइजेशन वगैरह और नरिशमेंट के लिए ट्रीटमेंट दिया हुआ है। 15 मेडोलाइन टू 3 ये नर्वस इम्पल्सेस और एसिटल कोलाइन के लिए दिया है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, टो फिंगर गोल लीवर, विटामिन B12, जेएप्रिन। अभी आप इसमें देखेंगे कि मैंने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, 2 से 2.5 महीने के बाद। मोस्टली क्या होता है, इसको हाइपोक्सिक इंजरी हुई थी, लेकिन मैंने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से दीदी जी बोलते हैं एल्कलाइन बढ़ती है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट से बॉडी के अंदर थोड़ी एल्कलाइन बढ़ जाती है। यदि बच्चे के अंदर ज़्यादा स्टिफनेस वगैरह है तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट थोड़ा कम करना चाहिए। जिसको एल्कलाइन की ज़्यादा प्रॉब्लम, वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट हमें कम देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मैंने जब उसके अंदर काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट आए, बॉडी की फंक्शन वगैरह अच्छे से हुआ, मूवमेंट वगैरह इंप्रूव हुआ, तब मैंने इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट ऐड किया था। और एक बात और मैं आपको बता दूं, गुरुजी भी इसका जिक्र करते थे। समय है ना, बस 5 अच्छा टाइम ओवर हो गया, ठीक है। तो जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, यदि जिस बच्चे को अमावस्या पूर्णिमा के दिन फिट्स आते हैं, उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, तो उस बच्चे को आपको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जो पॉइंट जो एल्कलाइन बढ़ाते हैं वो ट्रीटमेंट आपको वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। इसका एक लॉजिक है कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन अल्कलाइन फॉस्फेट के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। अमावस्या के दिन में किसी के शरीर में बोलते हैं कि इसके अंदर ऐसा हो गया, भूत प्रेत आ गए, वो एक साइंटिफिक रीजन है, उसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। जिसको भी अमावस्या पूर्णिमा के दिन बिहेवियर की प्रॉब्लम हो, आप उसका अल्कलाइन फॉस्फेट चेक करके देखिएगा, बड़ा ही बड़ा आएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको मोस्टली आप कंसल्ट करेंगे, तो यदि फिट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, सीजर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उनको अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यदि फिट्स आ रहे हैं, मोस्टली 60, 70, 80% में आपको वही बताएंगे कि उसी दिन के आसपास आते। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे लो टाइड हाई टाइड होता है, समुद्र के अंदर पानी की मात्रा ऊपर नीचे होती है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी 70% पानी है, और उस दिन हमारा वाटर का जो लेवल होता है ब्रेन की तरफ ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो उस दिन पानी की मात्रा आप देखेंगे, आपको प्यास कम लगे, और पानी भी ऐसे बच्चों को, और जो बोलते हैं ना पानी वाली चीज़ें कम देना, गुरुजी बोलते हैं पपाया, खीरा, तरबूज वगैरह फिट्स वाले पेशेंट को, तो रीज़न वही है कि उस दिन पानी की मात्रा बॉडी में, ब्रेन के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ऑक्सीजन ट्रीटमेंट का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी आप देख सकते हैं जो जो मैंने सिम्टम बिफोर और आफ्टर में जो बताया वही है। इसकी स्पीच वगैरह थोड़ी सुधर गई, जो नी फोल्ड करके चलता था वो नी सीधा करके चला, जो रेंग के चलता था वो ठीक से चलने लग गया, दौड़ने लग गया। कन्वर्जन इसके 2 से 3 टाइम आते थे, वो टोटली बंद हो चुके हैं विदाउट मेडिसिन। 6 महीने से कोई मेडिसिन है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इसकी सोल्व हो गई। फिर जैसे जैसे ये बड़ा हो गया, 6 महीने का हुआ, 6 महीने के बच्चों की तरह ये कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो हमने फिर इसे डॉक्टर को बताया। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि इसे सेरेब्रल पल्सी है, हमने फिर जलगांव के जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें औरंगाबाद का बताया। फिर औरंगाबाद के न्यूरोलॉजिस्ट के पास हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। लगभग 6 साल हो गए वहाँ की दवाई खिला रहे थे। तो 2 साल का जब ये हुआ तो इसको फिट आना शुरू हो गए। फिट आने की वजह से ना इसको मतलब ऐसे बाहर भी भेजने के लिए, बाहर खेलने के लिए भी जाने के लिए, उसको भेजने के लिए हमको डर लगता था, क्योंकि कोई भी अगर उसे ऐसा थोड़ा सा भी टच कर देता था तो उसको फिट आ जाते थे। इतना उसको फिट का प्रॉब्लम था। और डॉक्टर ने वेलपरीन दवाई दिए थे उसको, मेडिसिन लगभग। फिर उसके बाद होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, बहुत सारे जो ट्रीटमेंट थे, जैसे जैसे लोग सजेस्ट करते थे वैसे वैसे हम लोग करते गए। फिर अभी हाल 3 महीना पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पाटीदार सर का आरोग्य छाया सेंटर है न्यूरोथेरेपी का, उसके बारे में बताया। तब मैं इसे वहाँ ले गई, और वहाँ पर फिर सर ने इसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखे, और उसके बाद पाटीदार सर ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने कहा कि आपको 1 महीना आपको रेगुलर आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने इतने सारे ट्रीटमेंट किया तो सोचा कि इस बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। हम लोग रोज़ाना जाते थे, रोज़ाना थेरेपीज की स्टार्ट की गई। लगभग पहले ही वीक में इसका जो फिट आने का प्रॉब्लम था वो फिट ही बंद हो गई। तो फिर मैंने सर से एक राय ली कि सर मैं इसकी मेडिसिन बंद करके देखती हूँ कि मेडिसिन बंद करने के बाद इसको कोई प्रॉब्लम होता है क्या। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मैं इसका एक टाइम की दवाई देना मैं भूल जाती थी
तो इसको प्रॉब्लम हो जाता था। प्रॉब्लम ऐसे फिर एकदम ज़्यादा टाइम का आने लग जाता था, दिन में से 2 या 3 बार। तो फिर मैंने इसकी पूरी मेडिसिन बंद कर दी। मेडिसिन बंद करने के बाद भी टोटल 1 वीक हो गया, लेकिन मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये थेरेपी जो है ना ये काम कर रही है। फिर हमने कंटिन्यू 1 महीना की। पहले वीक में तो इसका फीट बंद हो गया, दूसरे वीक में ये खड़े होने लग गया, और तीसरे वीक में तो ये चलने लग गया। लगभग 1 महीना आते आते ऐसा हो गया कि हम लोग जब थेरेपी के लिए जाते थे तो मेरा बेटा खुद ऑटो में से उतर कर सेंटर तक जाने लग गया। तो जो भी थे ना लोग, वो उसे देखने लग गए कि भाई कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसको। और जैसे मैं मेरे रिलेटिव इनके यहाँ गई तो वहाँ पर सब ने जब इसको देखे ना तो सब एकदम हैरान हो गए कि जैसे भाई ये बच्चा तो चलता ही नहीं था, ये तो खड़े ही नहीं रहता था और ये बिल्कुल चलने लग गया है, बच्चों के साथ खेल रहा है। मेरे जो हमारे घर के जो दूसरे बच्चे हैं, मेरे भतीजिया भांजे वगैरह, उनके साथ साथ ये अब खेल रहा है ना, तो मुझे बहुत खुशी लग रही है। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाटीदार सर का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया मेरे बेटे के लिए, और इतना प्यार से वो थेरेपी करते थे। क्योंकि मेरा बेटा हाइपर एक्टिव, ये जो बच्चे होते हैं ये हाइपर एक्टिव रहते हैं, सही से बैठते नहीं, सही से करते नहीं, लेकिन उन लोगों ने सब ने बहुत अच्छे से संभाला इसको और इतना अच्छे से ट्रीटमेंट दिया ना। अभी लगभग 3 महीने हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा नॉर्मल हो गया है। जैसे रुक जा मोहम्मद, बता। हाँ हाँ, चलो चलो भागो उधर सामने, अब वापस आ जा। ओके, चल बैठिए जाओ। मेरा बेटा जो इस तरीके से चलने लग गया है ना, तो सही में दिल को बहुत खुशी लगती है, बहुत तसल्ली होती है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अगर आप में से किसी के भी रिलेटिव में, जान पहचान वालों में अगर ऐसे बच्चे होंगे ना, तो मैं बिल्कुल यही सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों को कि आप न्यूरोथेरेपी ज़रूर कीजिए। और पाटीदार सर का, पूरी टीम का फिर से एक बार बहुत थैंक यू। मामा थैंक यू बोल बेटा। थैंक यू सबका, डॉक्टर सर का थैंक यू। थैंक यू। हाँ, मैं चलने लग गया, भागता हूँ मैं। हाँ ओके, बाय। क्योंकि इसकी मदन जो फीडबैक बताए हैं वो फीडबैक मतलब वो रो दी थी, यानी कि इतनी खुशी हुई उसको कि वो सब दूर घूम के आ गई थी पिछले 5 सालों में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।